नमस्कार प्यारे साथियों, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। साथियों, प्रकरण है पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो छंद बरदाईकृत और उसी के 44 छंद पूर्ण हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आगे के छंदों पर चर्चा करेंगे, जिसमें 45 नंबर छंद आपके समक्ष है। तो क्या कहता है 45 नंबर छंद, जानते हैं व्याख्या विश्लेषण और कठिन अर्थों के साथ में करेंगे इसका कला पक्ष। पूजिए गौरी शंकर मनाई, दक्षिणे अंग कर लगिए पाई, फिर देसी देसी पृथ्वीराज राज हंस मूद मूद कर पट्ट लाज। यहाँ तक देखते हैं। पहले कठिन अर्थ। पूजिए का अर्थ होता है पूजा करना या पूजन करना। गौरी यहाँ आया है गौरी के लिए, वाइफ ऑफ द शंकर। शंकर यहाँ भोलेनाथ आ गए। मनाई मतलब मनाना, मनोकामना पूर्ण करने के लिए उन्हें मनाना। दक्षिणी अंग, दक्षिणी अंग मतलब दाएं अंग से। कर मतलब हाथ हो जाएगा, जो दायां हाथ है उसे लगिए पाई, पाँव लगते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर देसी देसी, अब देखो यहाँ इसकी जगह ख्याई जाएगा। देखी देखी मतलब देख देख कर। पृथ्वीराज आ जाएगा। राज मतलब यहाँ राजा के लिए आया है, और वैसे देखें तो इसमें यमक अलंकार भी है। ये राज यहाँ आया है और राज यहाँ आया है, सभंग यमक अलंकार है इसमें। हंस मतलब हंसना, मुद मुद मंद मंद, ठीक है। कर का मतलब हाथ से, पटलाज पर्दे के अंदर लज्जा का भाव। ये आपके कठिन अर्थ हो गए। अब जान लेते हैं हम व्याख्या विश्लेषण को। तो इसके जो प्रसंग है वो तो यही है कि भाई पद्मावती है, वो गौरी और शंकर पूजा के लिए मंदिर जाती है, जहाँ पर पृथ्वीराज पहले से ही आकर प्रतीक्षा कर रहा था। और जो पृथ्वीराज और पद्मावती मिलते हैं और वो आपस में देखकर मंद मंद मुस्कुराते हैं, उसी की चर्चा इस छंद में की गई है। तो साथियों, व्याख्या क्या है कि देखो, नगर के बाहर स्थित शिव मंदिर में पहुंचकर राजकुमारी पद्मावती ने सबसे पहले तो क्या किया, गौरी और शंकर की पूजिया मतलब पूजा की, और उनसे मान्यता मांगी या मनोकामना मांगी कि वो उसकी सभी जो इच्छित मनोकामनाएं हैं उसको क्या करे, पूर्ण करे। उसके पश्चात दाहिनी ओर के हाथ से उनके चरण छुए, अर्थात प्रणाम किया, पाँव लगी। उसके पश्चात जो पद्मावती है वो जहाँ पृथ्वीराज खड़े हुए हैं उनको देख देख कर मंद मंद मुस्कुराते हुए घूंघट से के वस्त्र से मुख को शर्म के मारे, लाज के मारे ढक लेती हैं। ये हो गया इसका हिंदी अर्थ, व्याख्या विश्लेषण हो गया। अगर बात करें इसके कला पक्ष की, तो साथियों पहली बात ये देख लीजिए और दूसरा ये देख लीजिए, इन सब में दोनों में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, ठीक है। इसमें यमक अलंकार मैंने बताई दिया आपको। एक का अर्थ राजा होता है, दूसरा जो राज है वो पृथ्वी राज शब्द का क्या है, अंश है। तो इसमें यमक अलंकार आ गया। इसके अलावा डिंगल पिंगल भाषा है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरी चीज़ पदरी छंद, ये याद रखना। कौन सा छंद, पदरी छंद। पदरी छंद का प्रयोग है, ये आपके समक्ष है। 4 चरणों का होता है और द्वित वर्णों की भी इसमें प्रमुखता है। जैसे पट अगर देख लें तो इसमें हो जाएगा। अब चलते हैं छंद संख्या 46 की ओर। छंद संख्या 46 क्या कहता है, देख ले। कर पकर पीठ है परी चढ़ाए, ले चलियो निरपति दिल्ली सुराय। भाई
भाई सवरी नगर बाहरी सुनाए, पद्मावती हरि लिए जाए, यहाँ तक देखते हैं। कर मतलब हाथ हो जाएगा, पकड़ मतलब पकड़कर, पीठ का मतलब पीठ हो जाएगा, हय का मतलब हो जाएगा घोड़े की पीठ, चढ़ाई मतलब चढ़ाकर, ले चलो चलने लगे, निरपति राजा, दिल्ली, दिल्ली का मतलब हो जाएगा दिल्ली, सुराय, सुराय मतलब सूरवीर भी होता है इसका अर्थ सुराय का, और दूसरा मतलब हो जाएगा सुंदर रास्ता, अच्छा रास्ता होता है, श्रेष्ठ रास्ता होता है, उससे वो चलने लग जाते हैं। भाई मतलब हो गई, सवरी, सवरी का अर्थ हो जाएगा यहाँ खबरी, खबरी का मतलब खबर या सूचना, नगर का मतलब नगर हो जाएगा, और नगर यहाँ पर कौन सा है, कुमोदमणि कहाँ बारात लेकर आ रहे थे वो आपको पता ही है, क्योंकि ये चीज़ पहले भी आपको बता दी गई थी, ठीक है। क्योंकि विजयपाल कहाँ के राजा थे वो आपको देख लेना है। तो बाहिर सुनाई मतलब जो यह सूचना है वो नगर में चारों ओर फैल गई। पद्मावती, हरि मतलब हरण करना, हरण करके लिए मतलब ले जाना, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। इसका अर्थ जान लेते हैं, व्याख्या जान लेते हैं इसकी। अब क्या है कि राजा पृथ्वीराज ने राजकुमारी पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे घोड़े की पीठ पर चढ़ा लिया, और वह दिल्ली नरेश उसे दिल्ली की ओर ले चल पड़ा, लेकर जाने लगा। नगर के बाहर चारों ओर यह समाचार या खबर फैल गई कि कोई राजकुमारी पद्मावती का हरण करके लिए जा रहा है, मतलब हरण करके ले जा रहा है। देखिए, बात करें इसके कला पक्ष की, तो कला पक्ष का और बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे मुख्य बात है ये जो शब्द आया है इसका अर्थ तो श्रेष्ठ राजा से ही किया गया है, किंतु यहाँ देखो ये नरपति शब्द आ चुका है, तो 2 बार तो राजा आने से तो फिर इसमें दोष हो जाएगा। तो यहाँ सुराहे का अर्थ सुराहे भी अपने कर सकते हैं, और सुराहे का अर्थ होता है सुंदर रास्ता या सरल रास्ता, ठीक है, पहली बात। दूसरी, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा? डिंगल पिंगल। छंद कौन सा है? छंद आया है पदरी छंद, पदरी छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट छंद की ओर। ये छंद संख्या 47 समक्ष है। बाजी सुबम्ब है गए पलान, दोरे सुजज दिशे दिशान, तुम लेहु मुस जपी जोद, हन्ना है सूर सब पहरी क्रोध। यहाँ तक देखते हैं। तो बाजी का मतलब हो जाएगा बज उठी, बाजी का मतलब बज उठी। सुबम्ब, सुबम्ब का अर्थ होता है रणभेरी, रणभेरी। हय गए हाथी घोड़े, हय का अर्थ घोड़े होता है, गया का मतलब हाथी होता है। पलान, पलान का अर्थ देखो घोड़े के पीठ पर जो बंधती है उसे तो जीन बोलते हैं, और हाथी के पीठ पर जो बंधते हैं उसे ओदे कहते हैं, ठीक है। तो पलान का अर्थ क्या हो जाएगा? जीन और ओदे। दौरे मतलब दौड़ना, सुसज्जित सजे हुए। दिशे दिशान, दिशे का मतलब दिशा की ओर, और दिशान मतलब दिशा में चारों ओर, ठीक है। ये अलग अलग हो जाएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार आया है, यानी कि जो सैनिक है, जो सजे हुए सैनिक है, अर्थात जिन्होंने भाला, बाण, धनुष, जिरह बख्तर बांध रखा है, वो सब क्या है कि दिशाओं में दौड़ने लगे और दिशाओं में चारों ओर दौड़ने लगे। लेहू लेहू, लेहू लेहू का अर्थ पकड़ो पकड़ो। मुस, यहाँ मुख है, मुस का अर्थ मुख, मुख। जंपी, जंपी का मतलब कहते हैं। जोध मतलब योद्धा।
हनाह, अनाह का अर्थ होता है जिरह बख्तर, और जिरह बख्तर का अर्थ क्या होता है मित्रों? कवच। ठीक है। सूर, सूर का मतलब वीर हो जाएगा। क्रोध का मतलब तो आप जानते हैं क्रोध ही होता है। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। तो चंद्रबरदाई युद्ध का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अब आगे तो युद्ध होने वाला है। अब देखो इसमें ये कहा गया है मित्रों छंद में कि जब पद्मावती हरण कर ली जाती है और जैसे ही यह समाचार समुद्र शिखर में पहुंचा तो क्या हुआ? रणभेरी बज उठी। सूरवीर है वो युद्ध के लिए तैयार होने लगे। हाथियों और घोड़ों पर ओधे और जीन कसी जाने लगी। सभी दिशाओं में, दिशान मतलब सभी दिशाओं में, और दिशा के चारों ओर सुसज्जित जो योद्धा है वो दौड़ते हुए दिखाई देने लगे। योद्धाओं ने जिरह बख्तर धारण कर लिए और वो क्रोध से पहरी मतलब भरे हुए जो योद्धा है वो मुख से पकड़ो पकड़ो कहने लगे, या कह सकते हैं वो अपने मुख से, जो जितने भी योद्धा थे वो अपने मुख से पकड़ो पकड़ो चिल्लाते हुए दौड़ने लगे जिस ओर पृथ्वीराज चौहान गए थे। तो ये तो हो गया मित्रों इसका हिंदी अर्थ, इसकी व्याख्या विश्लेषण हो गया। और साथ साथ में इसके कला पक्ष की बात करें तो छंद वही पदरी छंद है। पदरी छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। वीर रस इसमें प्रयुक्त हुआ है। डिंगल पिंगल भाषा, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है लेहू लेहू में, और बाकी अनुप्रास अलंकार आपको बता दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट छंद की ओर। छंद संख्या जो 48 है ये आपके समक्ष है। छंद संख्या 48। अज्ञे जुराज पृथ्वीराज भूप पच्छे सुभयो सबसे न रूप पहुँचे सुजाए तत्ते तुरंग भूए भीरन भूप जुरजोद जंग। यहाँ तक देखते हैं साथियों। देखो अज्ञेजु आगे की ओर, राज मतलब राजा, पृथ्वीराज का मतलब पृथ्वीराज, भूप का अर्थ फिर राजा हो जाएगा। यहाँ श्रेष्ठ कर लीजिए, श्रेष्ठ पृथ्वीराज राजा हो जाएगा। पच्छेसु और पीछे पीछे, भयो मतलब हो गए, सब सेन रूप जितनी भी सेना थी, और किस किस की सेना थी? कुमोदमणि और विजयपाल की सेना, वो दोनों ही सेना पीछे हो गई। पहुँचे सुजाए और वो पहुँच जाते हैं। तत्तई, तत्तई का अर्थ हो जाता है तीव्रगामी। तत्तई का अर्थ क्या होता है? तीव्रगामी। तुरंग का अर्थ घोड़े होता है। भूय भिरन, देखो भूय का अर्थ पृथ्वी होता है, भिरन का मतलब भिड़ना या युद्ध होता है, या इन दोनों का आप ये कर सकते हो वह स्थान जहाँ पर युद्ध होता है, या कह सकते हो युद्ध क्षेत्र। भूप जुर जोध जंग, जोध मतलब योद्धा, भूप मतलब राजा, जुर मतलब जुड़ जाते हैं अर्थात युद्ध करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके कठिन अर्थ है। इसकी व्याख्या विश्लेषण देख लेते हैं साथियों। देखते हैं तो इस छंद में दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान राजकुमारी पद्मावती को अपने घोड़े पर बैठाकर आगे आगे जा रहा था। ठीक है, आगे आगे कौन है? पृथ्वीराज चौहान। राजा पृथ्वीराज चौहान वो पद्मावती को आगे आगे ले जा रहा था, और उसका पीछा करती हुई विजयपाल और कुमोदमुनि की सेना पीछे पीछे जा रही थी, यानी कि दोनों ही सेना उनके पीछे पड़ी हुई थी। अब विजयपाल और कुमोदमुनि की सेना में क्या है? तत्तई तुरंग, तीव्रगामी घोड़े हैं, और उनके घोड़े इतने तेज चलने के कारण अंततः वो किसके निकट पहुंच जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान के निकट पहुंच जाते हैं, और फिर युद्ध भूमि में दोनों पक्षों में जंग छिड़ जाती है, अर्थात युद्ध छिड़ जाता है।
और विजयपाल और कुमोदमणि के वीर योद्धा मिलकर पृथ्वीराज के सैनिकों से भिड़कर युद्ध करने लग जाते हैं। तो ये इसकी व्याख्या हो गई साथियों। और बात करें तो रस इसमें अनुपम है, यहाँ से आने के चांस है, क्योंकि इसमें गुण की बात करें तो ओज गुण आया है कला पक्ष में, और ओज गुण जहाँ होगा वहाँ रस तो लगभग वीर ही होगा। तो वीर रस का इसमें प्रयोग किया गया है। पदरी छंद है, पदरी छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। डिंगल पिंगल भाषा आई जाएगी इसमें, डिंगल पिंगल, ठीक है। सब सेन, यहाँ अनुप्रास अलंकार है, यानी कि अनुप्रासिकता है भाषा में। अब चलते हैं छंद संख्या 49, ये आपके समक्ष है छंद संख्या 49। उल्टी जुराज पृथ्वीराज बाग, थकी सूर गगन धर धसत नाग, सामंत सूर सबकाल रूप, गही लोह छो है बाहें सुभूप। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देखो उल्टी जू मतलब विपरीत दिशा में, राज पृथ्वीराज मतलब राजा पृथ्वीराज, बाग का मतलब होता है लगाम, जो घोड़े की लगाम होती है। थकी रुक जाता है, सूर मतलब सूर्य, सूर मतलब सूर्य हो जाएगा। गगन आकाश, धर मतलब धरती, धसत मतलब धस जाना, नाग का मतलब शेषनाग हो जाएगा। सामंत ये पृथ्वीराज के सरदार और जो योद्धा है वो। सूर मतलब वीर। काल रूप, काल के रूप में या मृत्यु के रूप में, यमराज के रूप में भी कह सकते हो। गही मतलब पकड़कर, लोहे का अर्थ यहाँ तलवार हो जाएगा। छोहे मतलब उत्साह हो जाएगा। बाही मतलब चलाना। सुभूप मतलब श्रेष्ठ राजा, ठीक है। यहाँ तक देख लेते हैं। कठिन अर्थ हो गया है, व्याख्या विश्लेषण करनी है। तो जैसे ही पृथ्वीराज ने अपने घोड़े की लगाम खींचकर उसे विपरीत दिशा, देखो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने अपने घोड़े की लगाम को खींचकर उसे विपरीत दिशा में, उल्टी जो मतलब विपरीत दिशा की ओर शत्रु का सामना करने के लिए मोड़ा, कि भयानक युद्ध समीप जानकर आकाश में सूर्य थम गया और वह चकित होकर युद्ध को देखने लगा। धरती धसकने लगी और शेषनाग व्याकुल हो उठा, जिससे धरती कांपने लगी। बड़ा मतलब अच्छा युद्ध चित्रण है, परंतु उसके साथ साथ में अतिशोक्तिपूर्ण ये वर्णन दिया गया है। तो वो इसमें अतिशोक्ति अलंकार आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है कि धरती तक कांपने लगी और युद्ध हो रहा है छोटे से क्षेत्र में, जिससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब देखो आगे जो पृथ्वीराज के सामंत है अर्थात सरदार है और शूरवीर है, वो योद्धा काल रूप बन गए, साक्षात यमराज के समान दिखाई देने लगे और काल के समान भयंकर बनकर युद्ध करने लगे। पृथ्वीराज ने अपने हाथ में गही लोहे मतलब तलवार हो जाएगा, तो अपने हाथ में तलवार लेकर बड़े उत्साह में भरकर शत्रुओं पर आक्रमण करने लगे। तो ये इसका हिंदी अर्थ हो गया साथियों। बात करें कला पक्ष की, तो कला पक्ष में बात करें तो भाषा कौन सी है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, पहली बात। दूसरा पदरी छंद आया है इसमें। तीसरा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया धर धसत, धैवर्ण की आवृत्ति से आप कह सकते हो। फिर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग, अतिशोक्ति अलंकार, ठीक है, इसका प्रयोग किया गया है। वीर रस, तो कुल मिला के ये ज़्यादा ही है कला पक्ष, ठीक है, आपको याद रखना है। अब साथियों आपके समक्ष आ गया है छंद संख्या 50। ये इस वीडियो का अंतिम छंद है। छंद संख्या 50 क्या कहता है देखते हैं। कम्मान बान छुटहीं अपार,
लगत लोह इमसार धार, घमसान धान सब वीर सेत, धन श्रोन बहुत अरु रकत रेत। यहाँ तक देखते हैं। युद्ध का संजीव चित्रण लग रहा है, ऐसा चित्र नाचने लग जाते हैं। देखो, कमान का अर्थ होता है धनुष, क्या हो जाएगा, धनुष। बाण का अर्थ बाण होता ही है। छुटही, छुटही मतलब छूट रहे थे। अपार का मतलब असंख्य या अनेक। लगत, इसका आगे देखेंगे अर्थ में। लोहे, लोहे का अर्थ होता है जो बाणों के, एक मिनट साथियों, लोहे, लोहे का अर्थ होता है बाणों के, लोहे के फलक, ये हो जाएगा, ठीक है। इम मतलब इस प्रकार, सारधार मतलब तलवार की धार, घमसान मतलब घमासान हो जाएगा। घान, ये धान नहीं है मित्रों, वरना तो चावल हो जाएगा, ये घान है, और घान का अर्थ होता है युद्ध। घान का अर्थ क्या होता है, युद्ध। सेत, सेत का मतलब होता है रण क्षेत्र में खेत रहे, यानी कि मारे गए, जो वीर थे वो रण क्षेत्र में मारे गए। घन मतलब अत्यधिक। श्रोण का अर्थ होता है खून। बहुत का अर्थ बहुत हो जाएगा। अरु मतलब और हो जाएगा। रक्त मतलब लाल रंग, और रेत का अर्थ क्या हो जाएगा, धरती की रेत। यहाँ तक देखते हैं। तो साथियों, अब इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं, कठिन अर्थ हो चुके हैं। तो रण क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच जो घमासान युद्ध हो रहा है, उसी का वर्णन करते हुए चंद्रवरदाई जी कहते हैं कि योद्धाओं के धनुषों से, योद्धाओं के धनुषों से असंख्य असंख्य बाण छूट रहे थे, जो प्रतिपक्षियों यानी कि विपरीत पक्ष के जो वीर हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके शरीर में धंसकर तलवार की धार के समान उसे काट देते थे। जो बाण के आगे का जो फलक होता है लोहे का बना हुआ, जब वो शरीर पर लगता था तो वो जो प्रतिपक्षी होते हैं उनके शरीर को तलवार की धार के समान क्या कर देता था, काट देते थे। फिर घमासान युद्ध में प्रतिपक्षी सेना के अनेक वीर खेत रहे, यानी कि घमासान घान सब वीर सेत। जो घमासान युद्ध हो रहा था उसमें प्रतिपक्षियों के जो वीर थे वो क्या थे, खेत रहे थे, अर्थात मारे गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी की रेत है, वो उन योद्धाओं के रक्त से क्या हो गई थी, लाल हो गई थी। अत्यधिक रक्त बहने से वो पूरी पृथ्वी लाल रंग की दिखाई देने लग जाती है। इतना भयंकर युद्ध उनमें होता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। सन संख्या 50 तक हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।